दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। सेक्शन 222, जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत है, मतलब जो अपराध साबित हुआ है वो आरोपित अपराधों के अंतर्गत आता है। तो क्लास 1, जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें कई विशिष्टियां हैं जिनमें से केवल कुछ के संयोग से एक पूरा छोटा अपराध बनता है और ऐसा संयोग साबित हो जाता है किंतु शेष विशिष्टियां साबित नहीं होती, तब वह उस छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था। मतलब क्या कह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप है जिनमें कई विशिष्टियां हैं जिनमें से केवल कुछ के संयोग से एक पूरा छोटा अपराध बनता है और ऐसा संयोग साबित हो जाता है, संयोग साबित हो रहा है किंतु शेष विशिष्टियां साबित नहीं हो रही हैं, तब वह उस छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था। मतलब आरोप में नहीं कही बात, लेकिन वो जो उसके अंदर जो संयोग बन रहे थे उस संयोग में वो अपराध है। और समझेंगे आगे। क्लास 2, जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं, तब वह छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था। किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया, ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं यद्यपि उस छोटे अपराध का उस पर आरोप नहीं था। तो आगे, जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है तब वह उस अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है यद्यपि प्रयत्न के लिए पृथक आरोप नहीं लगाया। मतलब कोई अपराध का प्रयत्न करने का आरोप है उस पर और उस पर प्रयत्न करने का आरोप नहीं लगाया तो भी वो सिद्ध किया जा सकता है। अगला है, इस धारा की कोई बात कि छोटे अपराध के लिए उस दशा में दोष सिद्ध प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी जिसमें ऐसे छोटे अपराध के बारे में कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। इस धारा की कोई बात किसी छोटे अपराध के लिए उस दशा में दोष सिद्ध प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी जिसमें ऐसे छोटे अपराध के बारे में कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित मान लो अब जिस छोटे अपराध को सिद्ध कर रहे हैं अपन और उसके लिए आवश्यक अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं हुई हैं तो वो छोटे अपराध के लिए उसको दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा। इसका आप दृष्टांत देख लेते हैं। का पर उस संपत्ति के बारे में जो वाहक के नाते उसके पास न्यस्त है मतलब वो ट्रस्टी है। आपराधिक न्यास भंग के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 407 के अधीन आरोप लगाया उस पर, ठीक है। यह प्रतीत होता है कि उस संपत्ति के बारे में धारा 406 के अधीन उसने आपराधिक न्यास भंग तो किया है किंतु वह उसे वाहक के रूप में न्यस्त नहीं की गई थी, है ना, वाहक के रूप में न्यस्त नहीं की गई थी। वह धारा 406 के अधीन आपराधिक न्यास भंग के लिए दोषित किया सकता है। मतलब भले ही वो वाहक के रूप में न्यस्त नहीं था लेकिन धारा 406 के अंतर्गत अधीन उसे आपराधिक न्यास भंग के लिए दोष सिद्ध कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। का पर घोर उपहति करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अधीन आरोप है, ठीक है। यह साबित कर देता है कि उसने घोर और आकस्मिक प्रकोपन पर कार्य किया था। वह उस संहिता की धारा 335 के अधीन दोष सिद्ध किया सकता है, ठीक है। 325 में आरोप था, है ना, और कि उसने घोर उपहति करने के लिए किया था, लेकिन वहीं सेक्शन 335 के अधीन उसको दोष सिद्ध कर लिया है हमने कि उसमें शामिल क्या हो गया, तो घोर और आकस्मिक प्रकोपन वाली बात आ गई थी। तो सेक्शन 335 इसके बारे में छोटा है वो। अब सेक्शन 223 किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे संहिता में उन्हें ये बताया कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन पे एक साथ हम आरोप लगा सकते हैं, संयुक्त रूप से आरोप लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक से एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और उनका एक साथ विचारण किया जा सकता है। नंबर 1 का वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का वियोग है, मतलब एक ही समव्यवहार में एक ही अपराध का आरोप हो रहा है, एक साथ किया हमने। ख वे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का दुष्परिणाम प्रयत्न करने का अभियोग है। वे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग मतलब किसी कोई अपराध करने का अभियोग है किसी के ऊपर, और वे व्यक्ति जिन पर उसी अपराध का दुष्परिणाम या प्रयत्न करने का आरोप है, तो वो तीनों पे एक साथ किया जा सकता है। और किसके ऊपर, वे व्यक्ति जिन पर 12 मास की अवधि के अंदर संयुक्त रूप में उनके द्वारा किए गए धारा 219 के अर्थ में एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है, मतलब 12 माह के अंदर में एक से अपराध उनमें सेक्शन 219 में जो वर्णित हैं एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का मामले अभियोग है, तो वो एक साथ उनका विचारण किया जा सकता है। डी वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में दिए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है। वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में दिए गए भिन्न अपराधों
अभियोग है। व्यक्तियों पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में कोई अपराध हो रहे हैं, भिन्न अपराध हैं, एक ही समव्यवहार में हो रहे हैं, तो उन पे भी वो अभियोग एक साथ लगा के एक साथ मामला चलाया जा सकता है। एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में, मतलब जो एक अपराध हो रहा है उसी क्रम में और अपराध होते चले आ रहे हैं, भिन्न अपराध भी हैं तो भी। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में ले लें, चोरी करने के, घर में चोरी करने में रास्ते में लोग आ गए, परिवार वाले आ गए तो उनको भी मार पीट दिया, उसके बाद और मारते पीटे चले जा रहे हैं, तो एक ही समव्यवहार है चोरी करने के साथ साथ और भी अपराध हो रहे हैं, तो सब भिन्न भिन्न अपराध हैं, लेकिन एक ही समव्यवहार में तो उनका एक साथ विचार किया सकता है। अगला है वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का जिसके अंतर्गत चोरी, उद्दापन, छल या आपराधिक दुर्प्रयोग भी है अभियोग है, और वे व्यक्ति जिन पर ऐसी संपत्ति हो जिसका कब्जा प्रथम नामित व्यक्ति द्वारा किए गए किसी ऐसे अपराध द्वारा अंतरित किया जाना भी कथित है, प्राप्त करने या रखे रखने या उसके व्यवहार या छिपाने में सहायता करने का किसी ऐसे अंतिम नामित अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है। तो ये भी व्यक्ति आएंगे। इस तरह से इसमें डिफाइन किए कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन पे एक साथ मामले चल सकते हैं। तो सेक्शन लास्ट में 224 वो देख लेते हैं। कई अपराधों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना। मान लो इसको देखते हैं, जब एक ही व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आरोप विचित किया जाता है जिसमें एक से अधिक शीर्ष हैं, मतलब एक ही आरोप में एक से अधिक शीर्ष हैं, और जब उनमें से एक या अधिक के लिए दोष सिद्धि कर दी जाती है, तब परिवादी या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी न्यायालय की सम्मति से शेष आरोप या आरोपों को वापस ले सकता है। मान बहुत सारे शीर्ष थे, उनमें से एक या एक के लिए अधिक में दोष सिद्धि हो गई तो जो अभियोजन जो परिवादी है, परिवादी या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी न्यायालय की सम्मति से शेष आरोप या आरोपों को वापस ले सकता है, अथवा न्यायालय ऐसे आरोप या आरोपों की जांच या विचारण स्वप्रणाव से रोक सकता है, और ऐसे वापस लेने के प्रभाव ऐसे आरोप या आरोपों से दोष मुक्ति होगी। पता पड़ा कि बहुत सारे आरोपों के शीर्ष हैं, उनमें से कुछ सिद्ध हो गए, कुछ सिद्ध नहीं हुए, जिनमें सिद्ध हो गए तो सिद्ध हो गए, बाकी को अभियोजन और परिवादी न्यायालय की अनुमति से वापस ले सकता है, उनको रोक सकता है, बंद कर सकता है। और उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उन मामलों में उसको दोष मुक्ति हो गई है, दोष सिद्धियाँ पास कर दी जाती है और न्यायालय में वो दोष मुक्ति हो गई है ना, कर दी जाती है। तो उक्त न्यायालय दोष सिद्धि पास करने वाले न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए ऐसे वापस लिए गए आरोप या आरोपों की जांच या विचारण में आगे कार्रवाई कर सकता है। किंतु यदि दोष सिद्ध अपास्त कर दी जाती है, वहीं यदि उन्होंने कहा ऐसे आप वापस लेने के प्रभाव वो तो हो गया था, लेकिन यदि दोष सिद्धि अपास्ती कर दी जाती है तो उक्त न्यायालय दोष सिद्धि अपास्त करने वाले न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए ऐसे वापस लिए गए आरोप या आरोपों की जांच या विचारण में आगे कार्रवाई कर सकता है। मतलब दोष सिद्धि अपास्त की है तो फिर न्यायालय क्या कर सकता है? उनका विचारण फिर से कर सकता है और आगे कार्रवाई कर सकता है कि भैया दोष सिद्धि अपास्त कर दी है। अभी पहले क्या हो रहा था कि बहुत एक शीर्ष में कई शीर्ष हैं, उनमें कई से 2-3 सिद्ध हो गए, जिन 2 सिद्ध हुए, बाकी को सबको न्यायालय की अनुमति से उनको हटा दिया, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि उन मामलों में उसको दोष मुक्ति हो गई। और मान लो किसी मामले में वो दोष मुक्ति कर दे और सारी की सारी जो दोष सिद्धि अपास्ती कर दे, तो न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुए, न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए उसको वो क्या करेगा? ऐसे आरोप या आरोपों की जांच या विचारण फिर से कर सकता है, विचारण में आगे कार्रवाई कर सकता है। तो दोस्तों हमने आरोप देखा, आरोप सेक्शन 211 से लेके 224 तक हैं, जिसमें 211 से 217 तक एक भाग है और 218 से लेके 224 दूसरा भाग है। तो सबसे पहले न्यायालय की कार्रवाई में आरोप होता है, सबसे पहले आरोप के बाद कार्रवाई आगे चलती है। तो आरोप लग गया तो फिर विचारण न्यायालय उस आरोपित व्यक्ति से उसमें विचारणा करवाता है। आरोपित व्यक्ति को विचारणा की प्रोसेस में रखा जाता है कि विचारण किया जाएगा, और विचारण में वो दोषित हो जाता है तो उसको दंडित किया जाता है, और ये दोष मुक्त हो जाता है तो छोड़ दिया जाता है। तो ये न्यायालय की प्रक्रिया का एक प्रथम भाग है जिसमें आरोप सबसे पहले विचित किए जाते हैं।